नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत मैं किसी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? जल्दी से बच्चे लगा जाइए और नेट की वजह से थोड़ा लेट हो गया। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा न्यायपालिका। न्यायपालिका न्यायपालिका और न्यायपालिका के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। ओके, उच्चतम न्यायालय। तो सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाएं। काजल, अनिकांत, प्रीतिपाल, वासु ठाकुर, गुड मॉर्निंग। इससे पहले चैप्टर में हमने जो है आपका राज्यपाल पढ़ा। राज्यपाल के बाद विधान परिषद, विधान परिषद के बाद विधानसभा। तो राज्यपाल का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? राज्यपाल का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? जल्दी से कमेंट करके बताएं अपना। अनुच्छेद 152, काजल जयंत। जी हाँ, अनुच्छेद 152 में राज्यपाल और विधान परिषद तथा विधानसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? प्रीतिपाल 152, वंशाधिकार 169, 169 और 170 में आपका विधान सभा का वर्णन किया गया है। ओके, तो आज बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं इसको। ठीक है, देखिए भारत में इकहरी न्यायपालिका को अपनाया गया है। तो भारत में किस प्रकार की न्यायपालिका है? इकहरी यानी कि एकल। भारत में इकहरी न्यायपालिका को अपनाया गया है। भारत में इकहरी न्यायपालिका को अपनाया गया है। ओके, वासु ठाकुर, आर्टिकल 214। जी हाँ, 214 से 247 तक जो है सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है, उनका हम बारी बारी से जिक्र करेंगे। तो भारत में इकहरी न्यायपालिका को अपनाया गया है। ओके, इसका मतलब यह है कि भारत में जो न्याय प्रणाली है, न्यायिक जो प्रणाली है वो एक ही है। किस प्रकार से? मान के चलो ये आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबसे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं, जूनियर कोर्ट आते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के बाद आपका आता है सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वाद दायर करता है और वो वहाँ पर अपना मुकदमा हार जाता है या वह उसके फैसले से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है, तो कहाँ पर अपील करेगा? हाई कोर्ट में। इसके बाद और यदि वह हाई कोर्ट से भी संतुष्ट नहीं है तो उसके बाद कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट। ओके, तो इस प्रकार से एकल न्याय प्रणाली है, यानी कि एक ही प्रणाली है। एक व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। ओके,
तो इस प्रकार से भारत में इकहरी न्यायपालिका है, इसका एक ही क्रम है। ठीक है जी, न्यायपालिका का एक ही क्रम है। और इस न्यायपालिका में जो सबसे ऊपर है, इस न्यायपालिका के अंतर्गत जो सबसे ऊपर है उसी को सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। यानी कि जो सबसे ऊपर, जो एंड में, यानी कि जहाँ पर लास्ट में अपील कर सकते हैं हम, उसी को सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। ओके, अब सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किस भाग में और किस अनुच्छेद में है, इसके बारे में कौन सा भाग है, कौन सा अनुच्छेद है, वासु ठाकुर ने बताया। अनुच्छेद तो पहले ही बता चुके हैं। भाग आपका कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट का जो वर्णन है वो किस भाग व अनुच्छेद में है, आर्टिकल में कौन से में है। अनुच्छेद आपका 214 से लेकर, मैंने बताया आपका कि इसका आर्टिकल जो है 214 से, सॉरी 114 नहीं 124 है। 124 से लेकर 147 तक, 124 से है, वासु ठाकुर 214 में नहीं है, वो 124 है। 124 से लेकर 147 तक, 124 से लेकर 147 तक आपका सुप्रीम कोर्ट के बारे में वर्णन किया गया है। भाग कौन सा है, भाग आपका 5 है, भाग 5। और अनुच्छेद 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट का वर्णन किया गया है। ओके, 214 ही है। एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट का वर्णन 214 नहीं है, 124 से 147 तक ही होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? चेक कर लो एक बार, देख लो चेक करके। 124 से 147 तक ही है सुप्रीम कोर्ट का वर्णन। हाँ, 124 में ही है, 124 में ही है वासु ठाकुर, आप चेक कर लो एक बार। 124 से 147, ठीक है, 124 से 147 तक ही सुप्रीम कोर्ट का वर्णन किया गया है। ओके, एक बार चेक कर लेना आप। ठीक है वासु ठाकुर, ठीक है। 124 से 147 तक जो है इसका वर्णन किया गया है, इसी के अंतर्गत वर्णन किया गया है। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है। सर्वोच्च न्यायालय की जो प्रक्रिया है, सुप्रीम कोर्ट की जो प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। जिस प्रकार की प्रक्रिया होती है, कार्य होता है सुप्रीम कोर्ट में, वो कहाँ से लिया गया। कई बार क्वेश्चन आ जाता है। देखो यहाँ पे दो प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। एक आता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता और शक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं। स्वतंत्रता व शक्तियाँ, जो सुप्रीम कोर्ट को जो शक्तियाँ दी गई हैं, जो पावर है, जो स्वतंत्रता है उनको और पावर है, वो किस देश से ली गई है, किस देश से उनका प्रावधान लिया गया है। और आपका जो सुप्रीम कोर्ट की जो प्रक्रिया है वो किस देश से ली गई, जो प्रक्रिया होती है, किस प्रकार से प्रक्रिया चलती है सुप्रीम कोर्ट में, वो कहाँ से ली गई है। वंशज यूएस से। मैं पूछ रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है। पहला क्वेश्चन ये है कि सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। दूसरा क्वेश्चन है स्वतंत्रता व शक्तियाँ तो आपकी यूएस से, यानी कि अमेरिका से ही ली गई है। सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता और जो शक्तियाँ होती हैं, सुप्रीम कोर्ट को जो पावर दी गई हैं, वे आपकी यूएसए से ही ली गई है, अमेरिका से ली गई है। लेकिन उसकी जो प्रक्रिया है, सर्वोच्च न्यायालय की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, कि किस प्रकार की प्रक्रिया होगी। मैंने आपको देखो एक आपका मैंने पढ़ा था भारत का संवैधानिक विकास। भारत के संवैधानिक विकास में एक मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, कौन से एक्ट के तहत। संघीय न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी।
दिल्ली में संघीय न्यायालय की प्रतिपाल फ्रांस नहीं है। 1935 का अधिनियम, देखो 1935 के अधिनियम से ली गई है। भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वहाँ से जो है सबसे पहले संघीय न्यायालय, ये भी तो संघीय न्यायालय ही है, देखिए उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, या सर्वोच्च न्यायालय संघीय न्यायालय है भारत का, ये संघीय न्यायालय है। तो ये संघीय न्यायालय की जो व्यवस्था ली गई थी दिल्ली में, जो संघीय न्यायालय बनाया था 1935 के अधिनियम में पहली बार वहाँ पे आया था, तो वहीं से ली गई है। ओके, क्लियर है सबका वासु ठाकुर जी? हाँ, 1935 में। यहाँ तक सबका क्लियर हो गया। और इसके बाद इसकी जो शक्तियाँ और स्वतंत्रता, जो सुप्रीम कोर्ट को जो स्वतंत्रता दी गई है और उनको जो पावर दी गई है, जो शक्तियाँ दी गई है, वे आपकी यूएसए से ली गई है, यानी कि यूएसए से प्रावधान लिया गया है, उनका अमेरिका से लिया गया है। गुड मॉर्निंग भैया, अमन पर्चा, ठीक है। तो यहाँ तक सबका क्लियर हो गया। देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो वर्णन किया गया है, उच्चतम न्यायालय का जो वर्णन किया गया है, पहली बात तो ये कि भारत में न्यायपालिका जो है इकहरी न्यायपालिका है, एक ही न्यायपालिका है। यदि कोई व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या जूनियर कोर्ट में अपना मुकदमा हार जाता है या उसके निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वो अपील कर सकता है, कहाँ पे? हाई कोर्ट में। और अगर हाई कोर्ट के निर्णय से भी वो संतुष्ट नहीं है तो कहाँ पर अपील कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट में। यानी कि एक ही न्याय प्रणाली है, एक जो है इकहरी न्यायपालिका है। ओके भारत में जो न्यायपालिका है वो इकहरी न्यायपालिका है। इसके बाद भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 5 भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 5 और आर्टिकल 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट का वर्णन किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के संबंध में वर्णन किया गया है। उनके बारे में कौन कौन सा है वो मैं आपको बताऊंगा बारी बारी से अभी, ठीक है। भाग 5 और आर्टिकल 124 से 147 तक इनका वर्णन किया गया है। ओके, वैसे सुप्रीम कोर्ट का गठन कहाँ पे होता है? तो अनुच्छेद 124 में होता है, इसको याद रखना है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जो प्रक्रिया है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो रूल है किस प्रकार से कार्य होना है, वो जो प्रक्रिया ली गई है भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। इस चीज़ को याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है कि सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता और शक्तियाँ कहाँ से ली गई है? तो वे यूएसए से ली गई, उनका प्रावधान यूएसए से किया गया। यानी कि यूएसए के जो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट को जिस तरह से पावर और स्वतंत्रता है, उसी प्रकार से भारत के सुप्रीम कोर्ट को भी है। ओके, चलिए देखो मैं आपसे बताऊं, कल की क्लास में आपके कमेंट इसलिए नहीं पढ़ पाया था क्योंकि कल की क्लास में घर से चला रहा था और वहाँ पे जो है लैपटॉप वगैरह तो है नहीं, तो इसलिए देख नहीं पा रहा था। ओके, आप ये मत सोचना कि पता नहीं क्यों नहीं हमारे कमेंट पढ़ पा रहे थे सर, तो इसलिए मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ पा रहा था। बीच बीच में फिर मुझको पीछे जाना पड़ता था आपके कमेंट पढ़ने के लिए, इसलिए नहीं पढ़ पा रहा था। ओके, वासु ठाकुर क्या कह रहे हैं? सबसे न्यूनतम तेलंगाना सुप्रीम कोर्ट। देखो तेलंगाना में सुप्रीम कोर्ट नहीं है, हाई कोर्ट है वासु ठाकुर, और उसका गठन हो चुका है, अब वो चालू हो चुका है, 2019 से स्टार्ट है। ओके, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन है वो कहाँ पे किया गया, कौन से आर्टिकल में किया गया, उसके बारे में बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का गठन, देखिए भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। वैसे इसका गठन जो किया गया है अनुच्छेद 124 × A लगा सकते हैं या 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है।
ए लगा सकते हैं, ABCD करके लिख सकते हैं, 1 2 3 करके भी लिख सकते हैं। ओके, अनुच्छेद 124 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, या अनुच्छेद 124 ए लिख सकते हैं, या अनुच्छेद 124 ए भी लिख सकते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबका। अनुच्छेद 124 ए या 1 या ए में सर्वोच्च न्यायालय का गठन का वर्णन किया गया है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा और उसमें भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा और उसमें एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य कितने न्यायाधीश थे? एक मुख्य न्यायाधीश व 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। वह 7 अन्य न्यायाधीश, ये मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, मूल संविधान की बात कर रहा हूँ। जिस वक्त संविधान 26 जनवरी 1950 को संविधान बन के तैयार हुआ, उस दिन जो मूल संविधान में जो वर्णन था, आपके अनुच्छेद 124 ए या 1 में या ए में जो वर्णन था, उसमें कहा गया कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा और उसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा या 7 अन्य न्यायाधीश होंगे, यानी कि कुल मिला के 1 + 7 बराबर 8 न्यायाधीश होंगे। यानी कि ये मूल संविधान की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। मूल संविधान में 8 न्यायाधीश थे। मूल संविधान में 8 न्यायाधीश थे। सारिका चौधरी 9, आज के टाइम में 34 हैं, 34 हैं, वो बता रहा हूँ उसके बारे में भी। देखिए, मूल संविधान में, ये मूल संविधान की स्थिति थी। मूल संविधान में 8 न्यायाधीश, यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। ओके, लेकिन वर्तमान में क्या स्थिति है? वर्तमान में जो स्थिति है सुप्रीम कोर्ट की आज के जो टाइम में, ठीक है, आज की जो स्थिति है, आज एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 33 अन्य न्यायाधीश हैं। 33 अन्य न्यायाधीश हैं। ये करंट की है, यानी कि जो वर्तमान की जो स्थिति है, आज की जो स्थिति है वो हमारी 33 अदर आएंगे, यानी कि अन्य न्यायाधीश होंगे, और एक मुख्य न्यायाधीश, यानी कि कुल मिला के 34 न्यायाधीश हैं भारत में। भारत के जो सुप्रीम कोर्ट में आज की जो स्थिति है वो मुख्य न्यायाधीश एक होंगे और 33 अन्य न्यायाधीश, यानी कि कुल मिला के 34 न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट में। वासु ठाकुर 25 नहीं है, अभी 34 है वर्तमान में। आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है, एक बार चेक कर लेना आप। जो है 33 + 1 यानी कि 34 है। आज के टाइम में जो स्थिति है वो 34 है। ये 34 आपके, देखिए इससे पहले कितने थे? इससे पहले आपके जो है 30 + 1 31 थे, यानी कि 1 + 30 थे, और ये आपके 2008-9 में किए गए थे। 2008 में लाया गया था प्रस्ताव 31 करने के लिए, और जो लागू हुआ था ये प्रस्ताव 2009 में लागू हुआ था, और 2009 से 2000 मेरे ख्याल से 2019 तक, ये शायद 19 में ही अभी संख्या बढ़ाई है इनकी। हार्दिक कौशिक, ठीक है भैया। तो वर्तमान में जो स्थिति है, अब वर्तमान में 34 है। ये 2019 में शायद आपका जुलाई अगस्त के आसपास से मुझे पता लगा था, उस टाइम से है, ठीक है। अब जो वर्तमान में जो है 34 हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ सबका। इसके बाद बात करते हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात हुई। कौन सा? आर्टिकल 124(1) या ए कह सकते हैं। इसके बाद नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है इनकी? सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत होती है, और नियुक्ति कौन करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं और किस अनुच्छेद में उसका वर्णन किया गया है कि इनकी नियुक्ति कौन करेंगे।
सारिका 126, प्रीतिपाल 127। चलिए देखिए, इनकी नियुक्ति जो है आपकी अनुच्छेद 124 इंटू 2 या बी कह सकते हैं या बै कह सकते हैं। ओके, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति अनुच्छेद 124 इंटू 2 में की गई है या बी में की गई है। ठीक है, एक 124 बी में, जी हाँ। क्या कह रही हैं सारिका चौधरी? अनुच्छेद 124 बी में तो आयोग के कार्य हैं। नहीं, अनुच्छेद 124 बी में या 124 2 में नियुक्ति का ही वर्णन किया गया है। ठीक है, उसके बाद सी में जो है 3 में उनकी योग्यता का वर्णन किया गया है। ओके, एक बार चेक कर लेना आप। ठीक है, तो इसमें नियुक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट की जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं या अन्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति अनुच्छेद 124 बी या 124 2 के अंतर्गत की जाती है। इसके बाद और कौन करते हैं? इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और कैसे की जाती है? उसके लिए कोलिजियम सिस्टम है। कोलिजियम सिस्टम या कोलिजियम प्रणाली उसको बोलते हैं। कोलिजियम प्रणाली। कोलिजियम प्रणाली के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। उसमें कौन कौन होते हैं कोलिजियम में? कोलिजियम में देखिए 5 मेंबर होते हैं, 5 सदस्य होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 4 अन्य न्यायाधीश। इनकी एक पीठ बनाई जाती है। ये 5 मेंबरों की एक पीठ होती है और जिसके नाम को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के लिए जिसका भी नाम ये सुझाते हैं या सुझाव देते हैं या सलाह देते हैं उन्हीं को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। इनकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जी हाँ, ठीक है, लेकिन उसमें एक टीम होती है, ये इनकी सलाह देती है। सुप्रीम कोर्ट के तहत ही गठन किया जाता है इस टीम का। इसको कोलिजियम प्रणाली कहते हैं। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं। इनकी सलाह पर ही राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबका? शुभम धीमान, नमस्ते भैया। इसके बाद बात करते हैं योग्यता की कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए कितनी योग्यता होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए और किस अनुच्छेद में है उनकी योग्यता का वर्णन। योग्यता के बारे में मैंने आपको एक बार पीछे भी बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान उनकी योग्यता होनी चाहिए किनकी? भारत के जो महान्यायवादी हैं, भारत के जो महान्यायवादी हैं उनकी जो योग्यता होती है वो भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होती है। ठीक है, तो भारत के महान्यायवादी का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? जल्दी बताओ। योग्यता का वर्णन अनुच्छेद 124 इंटू सी में किया गया है। 124 इंटू 3 कह सकते हैं में किया गया है इनकी योग्यता का वर्णन। मैंने पूछा कि भारत के जो महान न्यायवादी होते हैं उनका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। मैं करा चुका हूँ आपका महान्यायवादी को कंप्लीट। महान्यायवादी का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जो योग्यता होती है
वही महान्यायवादी की भी योग्यता होती है। उसके बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। महान्यायवादी वाला चैप्टर करा चुका हूँ मैं आपका, उनकी शक्तियाँ, कार्य, सब कुछ करा चुका हूँ। किस अनुच्छेद में महान्यायवादी का वर्णन किया गया है? कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। कहाँ पे रहा हो? काजल जयंत, आर्टिकल 76 अनुच्छेद 76 में। देखो अनुच्छेद बहुत ज़्यादा आते हैं पॉलिटी में, इसलिए अनुच्छेदों को भी कम से कम जितने भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा याद रखने की कोशिश करो। ओके, तो महान्यायवादी का जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद 76 में किया गया है, 76 में किया गया है। और उनकी जो योग्यता होती है, उनकी योग्यता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होती है। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता क्या क्या होनी चाहिए? नंबर 1 तो वह भारत का नागरिक हो। इसके बाद नंबर 2 सारिका चौधरी, पार्ट 5, जी हाँ भाग 5 में है। कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, लेकिन कहाँ पे रहा हो? 5 एक्सपीरियंस इन द सुप्रीम कोर्ट जज। अगर सुप्रीम कोर्ट का जज मान के चलो कि, देखो याद रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप बार बार इस चीज़ को भूल जाते हैं। मैंने बात की यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट की बात चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाती है, वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद योग्यता क्या है, इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, ठीक है। इनकी योग्यता अनुच्छेद 124(3) या सी में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी योग्यता में एक तो देखिए कम से कम, चलो नीचे लिख देता हूँ मैं नंबर 2 पे, कम से कम 5 वर्ष तक एक या एक से अधिक हाई कोर्ट, एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में न्यायाधीश, एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में न्यायाधीश रह चुका हो। देखिए, यदि कोई न्यायाधीश किसी भी हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर रह चुका है तो उसे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश बनाया जा सकता है। लेकिन मुख्य न्यायाधीश तो ज़्यादातर वही बनते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में भी सबसे वरिष्ठ जो व्यक्ति होता है, जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होता है, उसी के नाम की सिफारिश की जाती है। ये भारत में सिस्टम है, ओके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कम से कम हाई कोर्ट का न्यायाधीश होना चाहिए और उसे 5 वर्ष का एक्सपीरियंस भी हो, यानी कि 5 वर्ष तक एक या एक से अधिक हाई कोर्टों में वकालत कर चुका हो। क्लियर है नंबर 1। इसके बाद वंशजगढ़ या 10 वर्ष तक वकील रहा हो। कहाँ पे रहा हो उसका भी तो वर्णन होना चाहिए ना। नंबर 3 में लिख देते हैं। नंबर 3 में आता है कि यदि कोई व्यक्ति लगातार 10 वर्षों तक एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में वकालत कर चुका हो तो वह भी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है, ठीक है। यहीं पे यानी कि हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में हो, देखो वो या हाई कोर्ट में कर रहा हो या सुप्रीम कोर्ट में वकालत की हो, ठीक है। यानी कि कम से कम इसमें लिख सकते हैं हम, कम से कम 10 वर्षों तक हाई कोर्ट, एक या एक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में वकालत का अनुभव रखता हो, यानी कि ऐसा वकील जो 10 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहा हो 10 साल से, 10 साल का उसके पास एक्सपीरियंस हो, तो वह सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है, ओके। यहाँ तक क्लियर हुआ। और देखो फॉर एग्जांपल एक जो है आपके अभी 2019 में
सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट की वकील थी उनको न्यायाधीश बनाया गया था, क्या नाम है? इंदु मल्होत्रा। इंदु मल्होत्रा इंदु मल्होत्रा जो है सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनाई गई थी 2019 में। ये पहली महिला, देखो इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये पहली महिला न्यायाधीश हैं जो वकील से डायरेक्ट न्यायाधीश बनाई गई। पुरुष तो इससे पहले कई बन चुके हैं, कई बार बन चुके हैं, ठीक है, और कितनों के इनाम है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इसलिए इम्पोर्टेंट है ये क्योंकि ये पहली महिला है सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्ट जज बनने वाली, डायरेक्ट न्यायाधीश बनने वाली, जो वकील थी, वकालत करते हुए डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनी है। ओके, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, ये इसको याद रखना, ठीक है। इसके बाद योग्यता की ही बात करते हैं। अगर इन दोनों या तीन, ये तो होनी जरूरी है, अगर इन दोनों में से कोई भी योग्यता नहीं है, अगर इन दोनों में से कोई भी योग्यता नहीं है तो फिर क्या होना चाहिए? फिर भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन सकते हैं। उसके लिए क्या होना चाहिए पता है किसी बच्चे को? अगर पता है तो जल्दी से। कानून का बड़ा जानकार, जी हाँ। अब कानून का बड़ा जानकार तो मान के चलो कि कोई भी है व्यक्ति, वो आके कह देगा कि मैं कानून का बहुत बड़ा जानकार हूँ, मुझे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बना दो, तो ऐसे थोड़ी ना बना देंगे। सॉरी, हाँ जी। राष्ट्रपति की नज़रों में कानून का बड़ा ज्ञाता होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी योग्यता उसके पास नहीं है तो वह व्यक्ति जिसे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया जा रहा है वह राष्ट्रपति की नज़रों में या राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का बड़ा ज्ञाता हो। राष्ट्रपति को इस चीज़ का विश्वास हो कि हाँ, ये कानून का बहुत बड़ा ज्ञाता है और इसे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। ठीक है जी, तो इसको मैं साफ कर देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ। अगर इन दोनों योग्यताओं में से, यानी कि 2 और 3, इन दोनों योग्यताओं में से कोई भी योग्यता नहीं है तो नंबर 4 पे लिख सकते हैं हम, यदि वह राष्ट्रपति की दृष्टि से कानून का बड़ा ज्ञाता है, कानून का बड़ा ज्ञाता हो या है, ओके, तो भी उसे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबका? चलिए जी, इसके बाद बात करते हैं इनको जो है योग्यता होगी, योग्यता के बाद शपथ की बात करते हैं कि इनको जो है सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं इनको शपथ कौन दिलाते हैं? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाते हैं? शपथ के बारे में बात करते हैं जी। इनका शपथ का वर्णन जो किया गया है आपका अनुच्छेद 124(6), ठीक है, अनुच्छेद 124(6) में किया गया है। और 4 और 5 में क्या है? देखिए, 5 में इनको हटाने की प्रक्रिया है, उसके बारे में मैं बताऊंगा, थोड़ी सी लंबी प्रक्रिया है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी। अनुच्छेद 124(4) में हटाने की प्रक्रिया है और अनुच्छेद 124(5) में आपकी साबित कदाचार या असमर्थता का वर्णन किया गया, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा लंबा है, उसके बारे में डिटेल से, थोड़ा ये छोटा है, इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 124(6) में शपथ का वर्णन किया गया है और इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, शपथ जो है इनको सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाएंगे? भारत के राष्ट्रपति।
यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाई जाएगी। ठीक है, चलिए जी, कार्यकाल के बारे में तो आपको पता ही होगा इनका क्या है। कार्यकाल के बारे में पता है किसी बच्चे को? जल्दी से कमेंट करके बताएं। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है, और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का कितना होता है? चलो दोनों का ही बता दो। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? जल्दी से बताएं कमेंट करके। 5 वर्ष वंशज गर्ग, पृथ्वीपाल, वासु ठाकुर 5 वर्ष। तो नेता थोड़ा ही है 5 वर्ष या 3 वर्ष 4 वर्ष। नेताओं का होता है, देखो जो चुनाव लड़के जीतते हैं ज़्यादातर उनका 5 और 6 वर्ष होता है। ये तो गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब है। LLB करो, एग्ज़ाम क्लियर करो PCS का, और उसके बाद जज बन जाओ। सरकार के हिसाब से चलें, सरकार के हिसाब से चलती है। अनिकांत 62 वर्ष, पता नहीं है, निश्चित नहीं है। सारिका चौधरी निश्चित क्यों नहीं है? निश्चित मैंने बताया कि नेताओं की ही निश्चित नहीं है, बस ये सरकारी जॉब करते हैं बेचारे, सरकारी नौकर हैं। ठीक है, PCS से आपने देखा होगा स्टेट PCS में जुडिशरी की वैकेंसी निकलती है जुडिशरी से, ठीक है, तो उसमें जो है वहाँ से लिए जाते हैं, जूनियर जज बनते हैं। जूनियर के बाद ये आपकी जो है 21 से 35 तक के तो जूनियर जज बनते हैं। उसके बाद जो सीनियर की निकलती है वो 35 से 40 तक होते हैं। ठीक है, 40 या 45 तक होते हैं। किसी राज्य में 45 है, किसी में 40 है, किसी में 42 है। एज होनी चाहिए इतनी कम से कम सीनियर जज बनने के लिए। ठीक है, उसके बाद इनका प्रमोशन होता रहता है, तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पर पहुंच जाते हैं बेचारे। डायरेक्ट कोई भी सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट उसी प्रकार से जा सकते हैं जैसे इंदु मल्होत्रा गई है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए वकालत का, तब तो बन सकते हैं डायरेक्ट, नहीं तो एग्जाम करो और उसके बाद में जाते हैं। ये सिंपल सी प्रक्रिया तो ये है। देखो, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी जो आयु है, कम से कम तो कुछ भी आयु नहीं है। ठीक है जी, कम से कम कोई आयु नहीं है, लेकिन अधिकतम है इनकी 65 वर्ष। 65 वर्ष की आयु तक ही कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश रह सकता है। ठीक है, हाँ जी, सारिका चौधरी 65 वर्ष तक। जब जी करें हटा दो। अब तक किसी भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश को या हाई कोर्ट के न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश को नहीं हटाया गया। ठीक है, ये किसी सरकार का जो है ना, इतना आसान नहीं है सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को हटाना या लगाना। ठीक है, तो अब तक किसी को भी नहीं हटाया। तो जब जी करे, जब हटा दो, कौन हटा देगा? जी करे। ऐसे तो सबका जी करेगा कि इसको हटा दो, इसे बना दो, इसे हटा दो, इसे बना दो। वंशज गर्भ ऐसे नहीं हटा सकते। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक रहता है, और हाई कोर्ट का जो होता है 62 वर्ष की आयु तक होता है। ठीक है, याद रखना इसी को, कभी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, वंशज गर्भ, अगर वो 60 वर्ष की उम्र में जज बने, जब तो 5 वर्ष, हाँ तब तो 5 वर्ष तक रहेगा। अगर 60 वर्ष की एज में बनता है तो 5 वर्ष तो रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 65 वर्ष तक रह सकता है। कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट में 62 वर्ष। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है आपका बात करते हैं इनको हटाने की जो प्रक्रिया है, इन्हें हटाया कैसे जाता है। ठीक है, हटाने की प्रक्रिया। हटाने की प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया का वर्णन मैंने आपको बताया था अभी के अनुच्छेद 124/4 में किया गया है। 124/4 में, या डी भी कह सकते हैं। ठीक है, ABCD उस हिसाब से चलते हैं, तो डी में किया गया है। संसद द्वारा हटाया जाता है महाभियोग लगाकर। कैसे लगता है महाभियोग, कितने कितने मेंबर होने चाहिए, उन सब के बारे में बात करते हैं। देखिए, अनुच्छेद 124/4 में सिर्फ यही कहा गया है कि
सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उन्हें हटाने की प्रक्रिया होगी। क्या प्रक्रिया होगी उसके बारे में बताया गया इसी के अंतर्गत 1 और 2 करके 1 एंड 2 कर सकते हैं। 1 में कहा गया है कि साबित दो ही शब्दों का यूज किया गया है। नंबर 1 साबित कदाचार, साबित कदाचार, ठीक है। इसके बाद दूसरे वर्ड का वर्णन किया गया है असमर्थता, समर्थता, यानी कि वो अपना कार्य करने में असमर्थ ना रहे। और दोनों का वर्णन जो किया गया है वो आपका आर्टिकल होता है 124/5, अनुच्छेद 124/5 में फर्स्ट एंड सेकंड करके 2 शब्द दिए गए हैं। एक शब्द है साबित कदाचार, दूसरा है असमर्थता। अब क्या है ये साबित कदाचार क्या है और असमर्थता क्या है, पता है किसी बच्चे को? साबित कदाचार क्या है और असमर्थता क्या है, जल्दी से बताएं। साबित में आरोप लगाते हैं। अच्छा, आगे असमर्थता में जल्दी से बताएं कमेंट करके। मणिकांत शुरू करना और असमर्थ मुझे जब अपना फैसला नहीं दे पा रहा तो देखो मैं बताता हूँ आपको। साबित कदाचार है यदि कोई जज रिश्वत या भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है तो उस पर साबित कदाचार लगाया जाता है। यानी कि भ्रष्टाचार या रिश्वत एक ही बात है। कोई जज भ्रष्टाचार में या रिश्वत लेते हुए पाया जाता है या उस पर आरोप लगते हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है या रिश्वत ली है लेने पर, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में उन पर जो है साबित कदाचार लगाया जाएगा। उसको साबित कदाचार बोलते हैं कि जो है इनको हटाने के लिए प्रक्रिया चलाई जाती है और उसमें जो है उसको बोलते हैं साबित कदाचार के द्वारा हटाया गया, ठीक है जी। या तो वे भ्रष्टाचार में देखो एक चीज़ यही नहीं कि रिश्वत पैसा लेना ही आएगा। भ्रष्टाचार में आपका ये भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति के पक्ष में गलत निर्णय दे दो या संविधान के अनुसार कार्य ना करो, ठीक है। कई प्रकार के कार्य होते हैं जो गलत यानी कि गलत तरीके से कोई निर्णय देते हैं। कुल मिला के कह सकते हैं गलत तरीके से कोई निर्णय देते हैं या उसमें पैसे लेकर किसी के पक्ष में कोई निर्णय देते हैं तो उसके अंतर्गत जो है वो आपका भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा और उसमें आपका साबित कदाचार लगेगा। इसके बाद असमर्थता, जब कोई न्यायाधीश अपना कार्य करने में असमर्थ हो, जब कोई न्यायाधीश अपना कार्य करने में, जब कोई न्यायाधीश अपना कार्य करने में असमर्थ हो तो उसको असमर्थता बोलते हैं। यानी कि कोई न्यायाधीश है या तो बीमार हो गया या बीमारी के कारण या कोई और वजह है वो अपना कार्य नहीं कर पा रहा है तो वहाँ पर जो है असमर्थता यूज होगी कि वे असमर्थ थे अपना कार्य करने में, इसलिए उनको उनके पद से हटा दिया गया है। ओके, अब ये कैसे हटाना है, इन्हें हटाने के लिए प्रक्रिया कहाँ पे प्रारंभ होती है? क्वेश्चन बनता है अगला कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं उन्हें हटाने के लिए प्रक्रिया कौन हटाएगा, ये साबित कदाचार कौन उन पर लागू करेगा, किस प्रकार से लागू करेंगे, तो कहाँ पे प्रक्रिया शुरू होगी? जल्दी से बताओ कहाँ पे प्रक्रिया शुरू होगी? संसद में। काजल जैन, संसद में कौन से सदन में? देखो संसद में 2 सदन होते हैं, ठीक है। संसद का जो गठन किया जाता है वो किस किस से मिलकर होता है? देखो संसद का गठन राष्ट्रपति,
लोकसभा, राज्यसभा और नंबर 3 लोकसभा से मिलकर संसद का गठन होता है। तो संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में है, जल्दी से बताएं। संसद का गठन किस अनुच्छेद में है, लोकसभा का किस में है, राज्यसभा का किस में है, और राष्ट्रपति का तो आपको पता ही होगा, राष्ट्रपति का आपका अनुच्छेद 52 में किया गया है, ये तो याद हो ही गया होगा, ठीक है। इसके बाद लोकसभा संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में है, जल्दी से बताएं। राज्यसभा का किस में है और लोकसभा का किस में है। संसद 79, लोकसभा का 80 में, राज्यसभा का 81 में, कृतिका लोकसभा 81 में, काजल जान देखिए 81 में, ये देखो सीरियल है बिल्कुल, 79, 80 और 81, ठीक है। तो आपका राज्यसभा का 80 में वर्णन किया गया है, संसद का 79 में किया गया है, लोकसभा का 81 में किया गया है, ओके। तो आपका जो है, मैंने पूछा कि आपने बताया कि इनको जो हटाने की प्रक्रिया है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जो हटाने की प्रक्रिया है वो संसद में लाई जाती है। तो संसद में कौन सा सदन, कहाँ पे शुरुआत की जाएगी। देखो यहाँ पे 3 लोग हैं, एक तो लोकसभा के सदस्य हो गए, एक आपके राज्यसभा के सदस्य हो गए, एक राष्ट्रपति हो गए। तो कौन कहाँ पे सबसे पहले शुरुआत कहाँ पे की जाएगी, सबसे पहले शुरुआत कहाँ पर की जाएगी। जी हाँ सारिका चौधरी, 79, 81 में लोकसभा है और राज्यसभा 80 में, ठीक है। किसी भी सदन में शुरू हो सकता है। चलो जी, किसी भी सदन में शुरू कर दिया तो कितने मेंबर होने चाहिए कम से कम। किसी भी सदन में शुरू करने के लिए कौन से सदन में कितने मेंबर होने चाहिए। अनिकांत राज्यसभा में देखो, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए मैं आपसे बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद में प्रक्रिया शुरू की जाती है। और संसद में भी राज्यसभा या लोकसभा यानी कि दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पहले प्रस्ताव लाया जा सकता है। लेकिन उस प्रस्ताव को लाने के लिए एक निश्चित संख्या होनी चाहिए कि कम से कम इतने मेंबरों के द्वारा प्रस्ताव लाया जाएगा। वे कितने होने चाहिए उसके बारे में जल्दी से बताएं। सारिका चौधरी, 100 लोकसभा, राज्यसभा 50। जी हाँ, देखिए अगर लोकसभा के द्वारा लाया जा रहा है प्रस्ताव तो लोकसभा में कम से कम 100 सदस्यों के द्वारा उस प्रस्ताव को पास करना चाहिए, यानी कि 100 लोगों के उस पर हस्ताक्षर होने चाहिए। 100 आपके लोकसभा के जो सदस्य होंगे उनके हस्ताक्षर होने चाहिए, ठीक है। अगर आपका राज्यसभा में लाया जा रहा है तो राज्यसभा में 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, तभी वह प्रस्ताव माना जाएगा, ठीक है, उस सदन के अध्यक्ष द्वारा। किसी भी सदन में अगर पेश करेंगे तो कहाँ पे जाएगा, सबसे पहले किसी भी सदन में कोई भी प्रस्ताव रखा जाए तो उस सदन के अध्यक्ष को उसकी सूचना दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अगर लोकसभा में है तो लोकसभा अध्यक्ष को कम से कम 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए उस प्रस्ताव पे, तभी उसको इजाज़त भी देंगे कि ठीक है आप जो है ये प्रस्ताव ला सकते हैं। और अगर यहाँ पर ला रहे हैं तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति यानी कि लोकसभा के जो सभापति होते हैं उनको ये सूचना देनी होगी। 2/3 के बारे में बात करते हैं अभी। 2/3 भी आएगा, 2/3 बहुमत से ही पास होता है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि कौन से सदन में लाया जाएगा। तो इस सदन में अगर लोकसभा में ला रहे हैं तो 100 सदस्य होने चाहिए, राज्यसभा में ला रहे हैं तो 50 मेंबर होने चाहिए, 50 मेंबरों के हस्ताक्षर होने चाहिए, तभी आप जो है राज्यसभा या लोकसभा में लाया जा सकता है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। इसके बाद क्या होगा, देखिए इसके बाद जब ये प्रस्ताव लाया जाता है सदन में, किसी भी सदन के द्वारा, लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी में भी ये प्रस्ताव लाया जाता है तो उस सदन के द्वारा एक कमेटी गठित की जाती है। एक कमेटी गठित की जाएगी, ठीक है, कमेटी बनाई जाएगी एक, और वो जो है साबित कदाचार की जांच करेगी। जिस न्यायाधीश पर साबित कदाचार या असमर्थता का आरोप लगा है यह कमेटी साबित कदाचार की जांच करेगी। सबसे पहले जांच होगी, अगर जांच में सही पाया जाता है, देखो
साबित कदाचार का आरोप लगा किसी जज पर, भ्रष्टाचार में या रिश्वत लेते हुए पाया, ये आरोप लगाया किसी ने, और सदन में उसका प्रस्ताव लाया गया, मान के चलो कि लोकसभा में ही लाया गया, और लोकसभा में 100 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके कहा कि हाँ इन पर जो है प्रस्ताव लाना चाहिए, इन्हें हटाने के संबंधी प्रक्रिया चलानी चाहिए, तो उसके लिए वह सदन लोकसभा क्या करेगा, एक कमेटी गठित करेगा। उसमें कितने मेंबर होंगे ये उनके अध्यक्ष डिसाइड करेंगे, 2, 4, 10 या 20 जितने भी हो सकते हैं, उसके बारे में कोई वर्णन नहीं है, ठीक है। तो ये कमेटी जांच करेगी कि जिस न्यायाधीश पर ये आरोप लगाए गए हैं क्या वह सही हैं, वे आरोप सही हैं या नहीं है, ठीक है। इस चीज़ की जांच की जाएगी। जांच करने के बाद मान के चलो कि लोकसभा ने यह प्रस्ताव लाया, लोकसभा के द्वारा लाया गया, लोकसभा ने कमेटी बनाई, लोकसभा के सदस्यों ने ही जांच की जो कमेटी के थे, तो इन्हीं के द्वारा सबसे पहले 2/3 बहुमत से वह पास किया जाएगा। इन्हीं के द्वारा 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव लोकसभा में पास किया जाएगा। इसके बाद यह लोकसभा राज्यसभा को भेजेगी, और यदि राज्यसभा में भी यह प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पास हो जाता है, यदि दोनों सदनों में अलग अलग पास हो जाता है, तो इसके बाद क्या होगा, यदि कोई प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के संबंध में दोनों सदनों में पास हो जाता है और साबित कदाचार में भी वे दोषी पाए जाते हैं, तो उसके बाद क्या होगा, काजल जी हाँ, इसके बाद जो है वह प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। ओके, राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा सिग्नेचर के लिए, जी हाँ। और यदि राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, सिग्नेचर कर देते हैं, तो उनको उनके पद से हटा दिया जाएगा, यानी कि उनको उनके पद से हटा दिया जाता है। तो ये प्रक्रिया होती है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए। मैंने बताया आपको अनुच्छेद 124/4 में हटाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 124/5 में 2 वर्डों का यूज़ किया गया है, 2 शब्दों का यूज़ किया गया है। एक तो है साबित कदाचार और दूसरा है असमर्थता, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति अपना कार्य करने में असमर्थ है, कोई न्यायाधीश अपना कार्य करने में असमर्थ है किसी भी वजह से, बीमारी या कोई फैमिली प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत है उसे, तो उसको उसके पद से हटा दिया जाएगा। दूसरा, यदि वह भ्रष्टाचार या रिश्वत लेता है, भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है या गलत कार्य करता है, तो उसको उसके पद से साबित कदाचार के द्वारा हटा दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए संसद में एक प्रस्ताव लाया जाएगा। कौन से सदन में? कोई से भी सदन में ला सकते हैं। लोकसभा में यदि लाना है तो 100 मेंबर होने चाहिए, राज्यसभा में लाना है तो 50 मेंबर के हस्ताक्षर होने चाहिए। उसके बाद दोनों सदनों के द्वारा 2/3 बहुमत से पास होकर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, और यदि राष्ट्रपति उन पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो उनको उनके पद से हटा दिया जाता है। लेकिन भारत में आज तक एक भी न्यायाधीश, भारत में आज तक हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को इस प्रक्रिया के द्वारा नहीं हटाया गया है। ओके, एक न्यायाधीश थे जिन पर जो है ये आरोप लगे। आरोप तो कितनों पर ही, आरोप तो काफ़ी न्यायाधीशों पर लग चुके हैं, लेकिन एक न्यायाधीश थे जिन पर ये जांच बैठी और ये जांच साबित पाई गई, साबित कदाचार के दोषी पाए गए थे वे। उनका नाम क्या है, कोई बता सकता है बच्चा? काजल जैन अभी तक, जी हाँ, वी रामास्वामी। वी रामास्वामी एक ऐसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे जिन पर साबित कदाचार सिद्ध हो चुका था, जांच में पाया गया था कि वे साबित कदाचार के दोषी हैं। लेकिन उस वक्त जो है एक सदन ने तो पाया कि वह दोषी हैं, लेकिन दूसरे सदन में यानी कि राज्यसभा में जब वह प्रस्ताव गया तो वहाँ पर उसको पास नहीं कराया गया। 2/3 बहुमत से वह पास नहीं हुआ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के जो मेंबर थे वे मतदान से हट गए थे, ठीक है। यह प्रस्ताव पास नहीं हो पाया था दूसरे सदन में जाकर। ओके, वी रामास्वामी एक ऐसे न्यायाधीश थे जिन पर साबित कदाचार की जांच बैठी और वे दोषी पाए गए थे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए जी, यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो किसी बच्चे को तो बताओ जल्दी से। सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया बताई मैंने। यहाँ तक अगर किसी के मन में कोई दिक्कत हो किसी चीज़ को लेकर तो बताओ। आगे चलें। यहाँ तक सभी का क्लियर हो गया। अब आपने एक वाक्य और सुना होगा न्यायाधीशों के बारे में ही, तदर्थ न्यायाधीश। तदर्थ न्यायाधीश तो मैं बता दूं आपको, इसका जो वर्णन किया गया है भारतीय संविधान 27 में किया गया है तदर्थ न्यायाधीश का। ये क्या होते हैं तदर्थ न्यायाधीश, किसी को पता है इनके बारे में? काजल जी 127, जी हाँ 127 में इनका वर्णन किया गया है। क्या होते हैं ये, इनके बारे में कुछ पता है? क्या कार्य होता है इनका, कैसे बुलाए जाते हैं, कौन बुलाता है? तदर्थ न्यायाधीश, चलिए मैं बताता हूँ। देखो चलो जी वन सेकंड मैं बताता हूँ। देखो, यदि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या, न्यायाधीशों की संख्या कोरम या गणपूर्ति से कम हो जाती है। आपने कोरम के बारे में सुना होगा, कोरम या गणपूर्ति के बारे में बताया था मैंने आपको लोकसभा वाले चैप्टर में, ठीक है। लोकसभा में बताया था आपको कि कोरम या गणपूर्ति क्या होती है। देखिए, एक निश्चित संख्या यानी कि 1/10 सदस्य आपके होने चाहिए तभी वह सदन चलता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में भी कोरम या गणपूर्ति का ही यूज़ किया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के कार्य को देखते हुए कम से कम उतने न्यायाधीश होने चाहिए। अगर उनकी संख्या कोरम या गणपूर्ति से कम होती है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या कोरम या गणपूर्ति या उनके कार्य के हिसाब से कम होती है, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट में कुछ न्यायाधीशों को हाई कोर्ट से बुला लिया जाता है। हाई कोर्ट से कुछ न्यायाधीशों को, यानी कि जब तक उनके हाई कोर्ट के कुछ न्यायाधीशों को यानी कि जजों को बुला लिया जाता है, ठीक है। और ऐसे में न्यायाधीश को बुलाने के लिए जो ये न्यायाधीश होते हैं, जो ये न्यायाधीश बुलाए जाते हैं, इनको सुप्रीम कोर्ट के समान ही शक्ति प्राप्त होती है। यानी कि जितनी शक्ति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को जो कार्य वे करते हैं और जितनी पावर उन्हें होती है, उतनी ही पावर तदर्थ न्यायाधीशों को भी होती है जो हाई कोर्ट से बुलाए जाते हैं। यानी कि निचले न्यायालयों से ऊपरी न्यायालय में, यानी कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में बुलाए जाते हैं। जी हाँ, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? देखिए, इनकी नियुक्ति इनकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जो तदर्थ न्यायाधीश होते हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और राष्ट्रपति भी उस हाई कोर्ट की, जिस हाई कोर्ट से उनको बुलाया जा रहा है, देखिए जिस हाई कोर्ट से, मान के चलो कि यूपी के हाई कोर्ट से न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में बुलाया जा रहा है, तो यूपी के जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे उनकी सलाह होगी और आपके राष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्रपति उनसे सलाह लेंगे। भाई अगर यूपी में भी कमी लग रही है तो वहाँ से कैसे ले आएंगे? यानी कि जहाँ पर निश्चित संख्या होगी और वहाँ के जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट की जो मुख्य न्यायाधीश है, उनकी सलाह पर, यानी कि उनकी सलाह पर ही राष्ट्रपति ऐसे न्यायाधीशों की, यानी कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में करते हैं। और इनके जो कार्य होते हैं, साउंड में दिक्कत हो रही है क्या?
आवाज़ ठीक आ रही है? चलो, तो इनकी नियुक्ति उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में। तो इनको जो है तदर्थ न्यायाधीश बोलते हैं। किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 127 में किया गया है। ठीक है। इसके बाद दूसरे न्यायाधीश आते हैं सेवानिवृत्त न्यायाधीश। सेवानिवृत्त का मतलब है जो रिटायर हो चुके हैं। ओके, सेवानिवृत्त। सेवानिवृत्त न्यायाधीश, इनका वर्णन आर्टिकल 128 यानी कि 128 में किया गया है। ठीक है। 127 वाला देखो, वंशज गर्ग। जब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कोरम या गणपूर्ति से कम हो गई हो, ठीक है, यानी कि एक निश्चित संख्या होनी चाहिए, उनके काम के हिसाब से उनकी संख्या कम हो गई हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति किसी भी हाई कोर्ट से और लेकिन उस हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनकी सलाह से राष्ट्रपति उन्हें सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त कर सकते हैं, नियुक्त कर देते हैं। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर उससे पूछा जाएगा। ठीक है। और इनका जो कार्य होता है तदर्थ न्यायाधीशों का लगभग क्या पूरी पावर उसी प्रकार की होती है जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को, अन्य न्यायाधीशों को होती है। ठीक है जी। इसके बाद अनुच्छेद 128, अनुच्छेद 128 में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का वर्णन किया गया है। ये क्या होते हैं सेवानिवृत्त न्यायाधीश? देखिए, जो न्यायाधीश अपने पद से रिटायर हो चुके हों, यानी कि जिनका कार्यकाल समाप्त हो चुका हो और सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के ही न्यायाधीश जो रिटायर हो चुके हों और सुप्रीम कोर्ट में कार्य अधिक हो। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में या तो जजों की संख्या कम हो जाए या वहाँ पर कार्य अधिक हो, तो ऐसी स्थिति में इनको रिकॉल करके दोबारा वापस बुला लिया जाता है। कब तक? जब तक काम रहता है। उनके लिए उनका जो समय जो डिसाइड करेंगे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति डिसाइड करते हैं। ठीक है, कि वे कब तक रहने हैं। जब तक उनका कार्य है तब तक रहेंगे और बराबर उनको सैलरी और वेतन दिया जाएगा। लेकिन जब उनका कार्य समाप्त हो जाएगा तो उनको जो है छुट्टी दे दी जाएगी। ओके, तो ये सेवानिवृत्त होते हैं इसके लिए, यानी कि इनको कुछ समय के लिए बुलाया जाता है, लेकिन वे स्थायी हो जाते हैं। ऊपर जो हाई कोर्ट से जो हाई कोर्ट के जजों को ऊपर के हाई कोर्ट में लाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट में लाया जाता है, वे स्थायी हो जाते हैं। लेकिन जो ये आपके सेवानिवृत्त होते हैं वे आपके फिर 65 साल तक अपना कार्यकाल करते हैं वहीं पर। ठीक है। लेकिन जो सेवानिवृत्त होते हैं इनको अनिश्चित कार्यकाल के लिए बुलाया जाता है, यानी कि एक जो है टाइम पीरियड के इतने टाइम में आपका कार्य खत्म हो जाएगा, तब तक आपको अपना कार्य करना है। ओके, चलिए जी। इसके बाद बात करते हैं, देखो आपके सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां क्या है, यानी पावर क्या क्या है। सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्तियां हैं उनकी बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को क्या क्या पावर हैं। सुप्रीम कोर्ट को जो पावर है, जो शक्तियां हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां क्या क्या शक्तियां हैं इनकी? टाइम भी काफ़ी हो गया है, 9:16 हो चुके हैं। तो आज की क्लास यहीं तक रहने दें क्या? काफ़ी टाइम हो गया, अगली क्लास भी चलनी है। 9:16 हो गए। शक्तियों को कल करा दूँ आपकी, ठीक है? टाइम का पता ही नहीं लगा, थोड़ा सा में ज़्यादा टाइम लग गया। ठीक है, शक्तियों के बारे में कल करा देंगे। ठीक है, इनका कल करा देते हैं शक्तियों को। काफ़ी ठीक ठाक भी कम से कम 30-35 मिनट और लग जाएगी इस चैप्टर को, अगली क्लास चलनी है, इसलिए थोड़ा सा जो है आज की क्लास यहीं पे समाप्त कर लेते हैं। ठीक है, ओके। तो अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कोई पूछना है या उसके बारे में कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो बता सकता है, मैं दोबारा बता दूँगा। अगर जहाँ तक मैंने कराया है आपको शक्तियों को छोड़कर बाकी सभी कुछ कंप्लीट हो चुका है, शक्तियाँ रह चुकी हैं। क्योंकि शक्तियों के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी शक्तियाँ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को प्राप्त है, कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं उनको,
उनके बारे में बात करेंगे कल की क्लास में। तो यहाँ तक अगर किसी बच्चे के मन में कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। क्लियर है? तो ठीक है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताएं अपना, ठीक है। और वीडियो को सभी बच्चे लाइक कर दें अगर अच्छा लगा है तो, और अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं आप, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नमस्कार।